देखो, हम लोग जानेंगे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम जो डायरेक्टली हम पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं, टीडीएस। हम इसमें जानने वाले हैं सही तरीके से टीडीएस है क्या। टीडीएस जानने के बाद हम ये जानेंगे कि टीडीएस डिडक्ट करता कौन है और डिडक्टी कौन होता है। तो इंडियन सिस्टम में टैक्सेशन के बहुत सारे सोर्सेज बनाए गए हैं, जिसमें टीडीएस भी एक सोर्स है गवर्नमेंट के तरफ से, जिसमें आपसे अलग अलग सोर्सेज पर टैक्स लिया जाता है। अगर देखा जाए तो टीडीएस नॉर्मल तरीके से जो है इनकम टैक्स का हिस्सा है, इनकम टैक्स का पार्ट है टीडीएस। किसी सर्विस पर आप इनकम करते हो, आवश्यकता से अधिक इनकम करते हो, तो उस पे जो है टीडीएस कटता है, राइट। आपने सुना होगा इनकम टैक्स आप पे करते हो गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, तो इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है टीडीएस भी। टीडीएस के थ्रू भी आप जो है अपना टैक्स पे करते हो और इनकम टैक्स में बाद वो एडजस्ट हो जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वैसे सोर्स है, वैसे ही यहाँ पे सोर्सेज होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं होता, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स नहीं होता। इसी तरीके से टीडीएस का भी फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज होता है, यानी जितने भी तरीके के सोर्सेज हैं उस पर टैक्स काटा गया है। अब टैक्स डिडक्ट कौन करता है, डिडक्टी कौन होता है, काटता कौन है, ठीक है, किसका कट होता है, हम ये बात करते हैं, या ये भी बात करते हैं कि है क्या टीडीएस, प्रॉपर तरीके से जानते हैं टीडीएस है क्या। सपोज करो कि आप खुद को चाहे कंपनी मान लो चाहे इंडिविजुअल मान लो, सपोज करो आपने अपनी बिल्डिंग को किराए पे दे रखा है, आपने अपनी बिल्डिंग को किराए पे दे रखा है, आपने यानी मिस्टर ए ने किराए पर दे रखा है। अब वो मिस्टर बी को, अब रेंट कौन पे करेगा, ए या बी? बी पे करेगा, क्योंकि बी उस जगह का इस्तेमाल कर रहा है, तो पे कौन करेगा, बी। तो जो बी पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ओनर है ये, और बी कौन है, टेनेंट्स, किराएदार। सपोज करो वो रेंट कितना था, 80,000 रुपए। कितना था जी, 80,000 रुपए किराया था। बी पे कर रहा है, तो जो पे करता है, पे करने के वक्त पर ही टीडीएस डिडक्ट करता है, वो डिडक्टर होता है, ठीक है। यानी यहाँ डिडक्टर कौन है, बी। गवर्नमेंट ने उसको जिम्मेदारी दी है कि भाई आप पे कर रहे हो, आप कम करके ही पे करोगे, कि वो उतना हिस्सा मेरा है टैक्स का, जिसको हम टीडीएस का रूप देते हैं। सपोज करो 10% था, वैसे इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग अलग अलग परसेंटेज है, कमीशन का अलग है, रेंट का अलग है, सिक्योरिटी का अलग है, डिविडेंड का अलग है, इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी अलग है, सबके अलग अलग बताए गए हैं। मैं वो चार्ट भेजा हूं पहले भी, और आपको दोबारा भी भेजूंगा और बताऊंगा भी, इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। सपोज करो 10% टीडीएस है, तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री क्या होगी, आप ये देखो। पे कैसे होगा, पे होगा मिस्टर ए, ठीक है, बैंक से पे करेंगे इसको,
2 में कर दिया बैंक, ठीक है। बैंक से पूरा जाएगा कितना, 80,000। बैंक से पूरा मेरा जा रहा है 80,000, बैंक से पूरा मेरे जाएगा 80,000, जबकि ए के पास कितना पहुंचेगा, डेबिट कितना, 72,000, राइट, शुड बी नोटेड। 10% क्या है, टीडीएस है, तो 80,000 का 8,000 टीडीएस हो गया 10%। अब यहां पे हो गया टीडीएस पेएबल, PAYABLE, या यहां पे लिखेंगे टीडीएस ऑन रेंट, डेबिट कितना, 8,000, ठीक है। डेबिट में कितना अमाउंट आ गया टोटल, 72,000 एंड 8,000 हो गया 80,000, और क्रेडिट में कितना अमाउंट आ गया अकेले, 80,000। तो एक हाथ ले एक हाथ दे, ड्यूल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, डेबिट 80,000, क्रेडिट 80,000। इस तरीके से ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कोई भी काम हम करते हैं तो दो जगह इसका इम्पैक्ट पड़ता है, देने की तरफ और लेने की तरफ। तो देने की तरफ भी ईमानदारी से हमने 80 दे दिया, मैंने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी निभाई, 80,000, 8,000। अब इसने पूछा मुझसे कि भाई मुझे 72,000 क्यों दिया, मैंने अपनी एंट्री खोल के दिखा दी, भैया आपका 8,000 आपका ये क्या है, टीडीएस है, 8,000 क्या है, टीडीएस है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ए अगर इनकम कर रहा है, 80,000 उसकी इनकम ही थी ना, तो इसीलिए इनकम का पार्ट है ये टीडीएस। इनकम करा इसने 80,000, तो उस पर टीडीएस कट गया उसका 10%। गवर्नमेंट ने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अलग अलग परसेंटेज दी हुई है कि किस सोर्स पर कितना टीडीएस कटेगा। मैंने तो ये डमी 10% लिख दिया है, ठीक है। आपको स्लैब रेट भेज दिया जाएगा, क्वेश्चन करते वक्त आपसे गलती नहीं होगी, ठीक। तो टीडीएस एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और इनकम टैक्स का एक पार्ट है। अलग अलग सोर्सेज पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया आपको रेंट का, ये हो गया। ऐसे ही हो सकता है कमीशन। तो ये क्लियर हुआ कि हु डिडक्ट एंड हु डिडक्टी। डिडक्ट कौन करता है, डिडक्टी कौन होता है, ठीक है ना। ये डिडक्ट कर रहा है और ये डिडक्टी है, जिसका कट किया जा रहा है ये है और जो कट कर रहा है ये है। इतना समझ आया, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब ये टीडीएस हमने एंट्री तो क्लियर कर ली, हमने अकाउंटिंग के तरीके से सामने वाली पार्टी और खुद के अकाउंटिंग में हमने एंट्री क्लियर कर ली। अब ये पैसा जमा कब करना है, ड्यू डेट क्या है, ये पैसा गवर्नमेंट के पास जमा करने का। भाई ये पैसा तुमने ले रख तो लिया अपने पास, गवर्नमेंट के पास कब जमा करोगे। देखो जिस भी महीने का टीडीएस है, जिस भी महीने का टीडीएस है, सपोज करें आप कि टीडीएस ये एंट्री जो है, ये जो आपने रेंट पे किया है, ये कौन सा महीना चल रहा है, जून चल रहा है। ये महीना कौन सा चल रहा है, जून चल रहा है। जून का रेंट आपने पे कर दिया है, तो ये पैसा गवर्नमेंट के खाते में जमा होगा 7 जुलाई, यानी कि एवरी मंथ को गवर्नमेंट को आप 7 जुलाई को आप पे कर दोगे। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं और क्या कहने वाला हूं। हमारे पास जो मंथ होते हैं, अप्रैल होता है ना, क्यों रोहित, होता है कि नहीं होता अप्रैल, मार्च भी होता है। मार्च मैंने पीछे लिखा, अप्रैल मैंने आगे लिखा। क्या आप लोगों के पास इसका जवाब है, मार्च पीछे क्यों लिखा, अप्रैल आगे क्यों लिखा? क्योंकि अकाउंटिंग ईयर में अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा साल और मार्च पे खत्म हो जाता है। अब मार्च जाहिर सी बात है 2023 हो गया और अप्रैल 2024 होगा और मार्च 2023 होगा।
यही होगा ना? ये कौन सा साल चल रहा है? अकाउंटिंग ईयर कौन सा चल रहा है ये? 23-24 है, 24-25? 24-25, 23 तो खत्म हो गया मार्च, अब मार्च में ही, ठीक है ना भाई? तो ये तो तुम्हारा 24 रहेगा और ये हो जाएगा 25। तो ये अकाउंटिंग ईयर कौन सा चल रहा है? 24-25, ठीक है। तो अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, साल के पूरे महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक की जो पेमेंट है वो 7 तारीख को जाएगी। लेकिन जब मार्च जो है क्लोजिंग होता है, आखिरी महीना होता है, उसमें बहुत सारे एक बार आ जाते हैं, काम आ जाते हैं। इसके कारण जो मार्च की होती है पेमेंट, मार्च की पेमेंट आपको मार्च की पेमेंट आपको 30 अप्रैल, यानी आपको 1 महीना पूरा दिया जाता है गवर्नमेंट के खाते में पैसे पे करने के लिए। बाकी महीनों में आपको 7 दिन मिलते हैं 7 तारीख तक पे करने के लिए एक्स्ट्रा। और मार्च जो लास्ट है क्लोजिंग का, उसके लिए आपको 1 महीना मिलता है, क्योंकि वर्क लोड ज्यादा होता है, अकाउंटिंग का सारा काम क्लियर करना होता है मार्च का। दैट इज वाई गवर्नमेंट फिक्स द डेट फॉर 1 मंथ 30 अप्रैल फॉर द मार्च मंथ। आपको ये समझ आया कि 7th जुलाई से पर मंथ 7th को क्यों पे करना होता है, और मार्च का जो अमाउंट होता है टीडीएस वाला वो अप्रैल में क्यों जाता है, लास्ट के 30 अप्रैल को। पता चला? इसलिए क्योंकि बाकी महीने नॉर्मली अपना काम सब रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, अकाउंटिंग का आगे पीछे गवर्नमेंट दबाव नहीं देती, लेकिन पूरे साल का काम मार्च में खत्म करना होता है क्लोजिंग पर। अप्रैल से लेके मार्च तक में पूरा रिव्यू करना होता है, मिस्टेक चेक करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, टैक्स के अलग, अकाउंटिंग के अलग, बिल्स के अलग, क्लाइंट्स के अलग, बहुत सारी चीजें बजिंग होती है वर्कलोड में, अकाउंटिंग से लेके पूरे सिस्टम में। इसलिए मार्च के सभी काम को, लास्ट क्वार्टर के काम को या मार्च के काम को, साल के डेट एक्सटेंड कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, गवर्नमेंट आपको टाइम देती है। तो ये फिक्स रेट है, और कई बार गवर्नमेंट डेट और ऊपर नीचे भी करती रहती है, इससे ऊपर भी मौका दे देती है इनकम टैक्स फाइल करने का, जीएसटी फाइल करने का, टीडीएस फाइल करने का। ये तो पे करने का डेट है, फाइल करने का अलग डेट था, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। ये समझ आया क्यों लास्ट वाले महीने में इतना वक्त देती है? क्योंकि पूरे साल का काम का लोड रहता है सब सही करने का। होता क्या है, जब हम काम करते हैं लाइफ में तो हमसे गलतियां भी होती हैं। उसके बाद बच्चे कलाकार हैं, बच्चे पढ़ने वाली वीडियो नहीं देखते, बच्चों को रील वो पसंद आती है जो भी है, अटरम तटरम, ठीक है, बस पढ़ाई वाला नहीं पसंद आता। पर हाँ, जो डेडिकेटेड बच्चे होते हैं, जिनको लगता है कि हमारे हेल्प के लिए है और वो कुछ करना चाहते हैं, कई लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास अभी भी रिसोर्सेज नहीं है पढ़ाई के, कहीं से फ़ोन मिल गया तो फ़ोन से भी पढ़ के अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। पर जिनके पास सारी सुविधाएं हैं वो फ़ोन का गलत इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज हमारे विकास के लिए किया गया था, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज हम अपने टाइम खराब करने के लिए करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं इसमें जिनके पास फ़ोन है? लगभग सबके पास है ना, सबके पास। अब कितने लोग ऐसे हैं इसमें जो फ़ोन का सही यूज करते हैं, कभी लापरवाही नहीं करते फ़ोन के लिए, गलत यूज नहीं करते फ़ोन का? है कोई हाथ उठाने वाला जिसने कभी ये ना देखा हो कि बेस्ट शायरी गूगल ढूंढा ना हो, या और भी बहुत सारे फालतू के सवाल गूगल या जिससे पूछना हो, यूट्यूब से पूछना हो, ठीक है, कुछ भी फालतू। मूवीज देख ली, मूवीज भी खैर इंस्पिरेशन और एजुकेशनल होती है तो ठीक है, बाकी बकवास मूवी बनती है तो फिर उसके लिए क्या करोगे? खैर आपको तो वही अच्छी लगती है, टाइगर श्रॉफ वाली मूवी। आपको जेन्युइन मूवी थोड़ी अच्छी लगेगी, आर्टिकल 370 थोड़ी अच्छी लगेगी आपको, कश्मीरी फाइल थोड़ी अच्छी लगेगी आपको। जिसमें कुछ जानने सीखने को है। एक मूवी है
द लॉस्ट सिटी जेड, द लॉस्ट सिटी जेड। उसको बनाने वाले ने क्यों बनाया, उसको बनाने में कितना पैसा लगा, और लगा खूब पैसा लगा, लेकिन देखने वालों में वही उसको देख सकता और समझ सकता है जिसको वाकई उस मूवी की समझ होगी। ऐसी कई सारी मूवियां हैं जो आप बकवास समझते हो, जबकि वो ओवररेटेड होती है, जबरदस्त होती है चीजें। उसमें एक शहर की खोज करने के लिए निकलते हैं हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं। अमीर होते हैं वो, अमीर, अच्छा खासा पद होता है, पोस्ट होता है, निकलते हैं, अपनी टीम खो देते हैं, लोग मारे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडवेंचरस लाइफ है, सेक्रीफाइजेज है, बहुत सारी। हड़प्पा सभ्यता ऐसे थोड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई आपको। आपको तो परेशानी होती है, मुझे हड़प्पा सभ्यता पढ़ना पड़ रहा है। सच तो है, यही भारत का गौरव है, बिना इसके आपकी ज़िंदगी का कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो नई नई मॉडर्नाइजेशन देख रहे हो, टेक्नोलॉजी देख रहे हो, लाइफ देख रहे हो, इनकम देख रहे हो, बिजनेस देख रहे हो, गवर्नमेंट देख रहे हो, डेमोक्रेसी देख रहे हो, सब उसी की देन है। बिना उसके सीधी सी बात हो तो आप ही नहीं हो। तो आपकी सोच की तो बात छोड़ दो, आपके विकास और लाइफ की बात छोड़ दो। आज जितना भी सिटी सिस्टम बना है, एमसीडीज बने हैं, गवर्नमेंट बन रही है, प्रॉपर सिस्टम बन रहा है, सब उसी पर डिपेंड है। आज भी देखोगे हम उसको कॉपी कर रहे हैं। तो आगे कौन हुआ, मॉडर्न कौन हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हम? वो आगे हुए। इतना बढ़िया पानी की निकासी का व्यवस्था था, ड्रेनेज सिस्टम था, आज हमारे यहाँ नहीं है। पानी की निकासी तो छोड़ो, हमारे यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। जो दिल्ली में पानी पी रहे हैं, पहले तो पानी है ही नहीं, जो पानी पी रहे हैं वो रेत वाला है, मिट्टी वाला, ये सब पानी पी रहे हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, ये टीडीएस हम जमा कैसे करते हैं? ये पैसा तो हमने अपने पास रख लिया, ठीक है, ये पैसा हमने टीडीएस ऑन रेंट करके रख लिया। हम टीडीएस जमा कैसे करते हैं? सबसे पहले जो है मिस्टर बी के पास, यानी जो डिडक्ट करता है उसके पास हमारा होना चाहिए TAN नंबर। जैसे आपका एक इंसान का आधार कार्ड होता है आइडेंटिटी के लिए, और भारतीय पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड है, और इनकम टैक्स में पहचान के लिए पैन कार्ड है। अलग अलग जगह आइडेंटिटी के लिए अलग अलग कार्ड लगते हैं। समझ आ रही है बात आपको? इंटरनेशनल लेवल पर आपकी पहचान के लिए इंडियन पासपोर्ट होता है। तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग कार्ड होते हैं, नंबर्स होते हैं। इसी तरीके तो पासपोर्ट नंबर भी होता है, आधार कार्ड नंबर भी होता है, पैन नंबर भी होता है ना, राइट नंबर, रोल नंबर भी होता है। एडमिशन आप एग्जाम देने जाते हो तो जिस जगह पर आप प्रेजेंट होते हो वहां के लिए आपको एक आइडेंटिटी दी जाती है आपके नंबर मार्क्स से। तो टैन नंबर भी कंपनी का टैक्स कट करने का टैक्स अलॉटमेंट नंबर है, जो प्रोवाइड किया जाता है टीडीएस डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, ट्रेसेस से, आपको टैक्स कट करने के लिए। तो आप क्या करते हो, टीडीएस पोर्टल पर जाते हो, ट्रेसेस पर, ठीक है, अपना टैन नंबर डालते हो, यूजर आईडी होता है वो, और पासवर्ड डालते हो, खुल जाता है। जैसे जीएसटी में है, जीएसटी पोर्टल खोलते हैं, वैसे ही टैन नंबर पे भी पोर्टल खोलते हैं ट्रेसेस। उसमें जो है जिस पर्सन को आपने पे किया है उसकी पूरी डिटेल, उसका नाम, उसका पैन नंबर, सब कुछ डालते हैं। उसका नेचर ऑफ सर्विस, रेंट, टीडीएस ऑन रेंट डालते हैं। उसका अंडर सेक्शन डालते हैं, जो भी सर्विस है हर किसी का एक सेक्शन होता है टीडीएस का, टीडीएस सर्टिफिकेट।
फॉर्म 16 के जरिए टीडीएस सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो सामने वाली पार्टी को दे दिया जाता है। इन फ्यूचर इनकम टैक्स से पूछा जाता है तो इनकम टैक्स को मिस्टर ए वो सर्टिफिकेट दिखाएगा और उसको 10% की इनकम टैक्स की तरफ से छूट मिलेगी, क्योंकि 10% ही टैक्स काटा गया था ना टीडीएस वाला, तो वो इनकम टैक्स में टीडीएस का कटा हुआ टैक्स का छूट उसको मिल जाएगा। ये पोर्टल छोटा नहीं है, टीडीएस का काम छोटा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक दिन 2 दिन में नहीं खत्म होने वाला, लंबा वक्त लगता है। आज तो कह रही है पहली क्लास है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है रेगुलर चला दूं टीडीएस वाला और अच्छे से समझा दूं आप लोगों को, ठीक है। इसको 2 तरीके से समझाया जा सकता है, ऑफलाइन भी या फिर जैसे आज क्लास हो रही है वीडियो बनाते हो वैसे भी। वीडियो बनाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप बाद में भी उसको आगे पीछे करके देख सकते हो, समझ सकते हो कि भैया ने क्या बोला था। और ऑफलाइन पढ़ाने से जैसा फ़ायदा अभी मिल रहा है वैसा ही मिलेगा, बस कई बार क्या होता है डाउट जो बच जाते हैं वो आपके क्लियर नहीं होते। ऑनलाइन आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, पर होता क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे, जिस टीचर से आपका इंटरेक्शन होता है उससे आप बेहतर समझना चाहते हो, इसलिए जब उसकी ही वीडियो मिल जाती है तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सॉल्व भी क्वेश्चन वो वही कराएगा आपको, ठीक है, सॉल्व भी वही कराएगा। तो इस तरीके से आप उसके कोर्स को ज़्यादा देखना और सुनना पसंद करते हैं। नए बच्चों को शुरू में दिक्कत होती है किसी टीचर की बात समझने में, पर जो बच्चा धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाता है फिर उसको उसी टीचर का ही पढ़ाया बढ़िया लगता है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मैं और नोट्स आपको दूंगा भी, कराऊंगा भी, और उसके थोड़े से बाद में समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं टीडीएस के आपको नोट्स भी कराऊंगा और समझाऊंगा भी, और उसके बाद प्रैक्टिस होगी, ठीक। प्रैक्टिस में जनरल एंट्रीज भी होंगी, अकाउंटिंग में टैली में भी एंट्री होगी, सॉफ्टवेयर में भी एंट्री होगी। इसके अलावा मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल पर भी ले जाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक। बस अभी के लिए, आज के लिए इतना ही।